क्या होगा अगर सूरज हमारी धरती के करीब आ जाए। कुछ ऐसा ही सोचकर चाइनीज फिल्म मेकर गो फैन ने ये फिल्म बनाई, जिसका नाम है द वंडरिंग अर्थ 2। 2023 में रिलीज हुई इस फिल्म ने पूरे $590 मिलियन की कमाई की, और आज मैं इसी मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि सूरज के करीब आने की वजह से हमारी धरती पर सूखा पड़ गया है और गर्मी भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब इन हालातों को देखकर वैज्ञानिक धरती पर आने वाले खतरे को भांप लेते हैं और पूरी दुनिया को ये बता देते हैं कि अगर सूरज इसी रफ्तार से धरती के करीब आता रहा तो अगले 100 सालों में सूरज हमारी धरती को अपने बीच में समाकर खत्म कर देगा और 300 सालों में पूरे सौरमंडल को। इस खतरे को सोलर क्राइसिस का नाम दिया जाता है और इससे बचने के लिए यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट मूविंग माउंटेन नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू करती है। इस प्रोजेक्ट में वो लोग धरती के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े इंजन लगाते हैं ताकि उन इंजन की मदद से धरती को इस सौरमंडल से दूर ले जाकर सोलर क्राइसिस से बचाया जा सके। लेकिन इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था, जिसकी वजह से आम जनता को प्रॉब्लम होने लगी और वो लोग इस प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। इसी के साथ यूईजी मतलब यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट पर बैन लगा देती है, जिसके कारण प्रोटेस्ट के साथ साथ दंगे फसाद भी होने लगते हैं। क्योंकि डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट मतलब डीएलपी के मेंबर्स का मानना था कि इंसानों का फ्यूचर सिर्फ कंप्यूटर में है। दरअसल डीएलपी एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें इंसानी दिमाग को एक डिस्क में अपलोड करके एआई के जरिए हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखा जा सकता था। लेकिन यूईजी के बैन के बाद वो लोग इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर पा रहे थे और उनके पास रिसोर्सेज की भी कमी हो गई थी, इसलिए वो लोग यूईजी पर हैकिंग करके आतंकी हमले करने लगे। वहीं यूईजी नोटिस करती है कि उनके मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है और उनके प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन चाइनीज एम्बेसडर जाओ इस प्रोजेक्ट के पहले पार्ट को पूरा करने को कहते हैं। वो कहते हैं मूविंग माउंटेन का पहला पार्ट जल्दी ही पूरा हो जाएगा और उसी के साथ लोगों का भरोसा भी वापस आ जाएगा, इसलिए हमें इसके पहले पार्ट को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद वो बताते हैं कि सबसे पहले वो लोग चांद पर अपने इंजन का टेस्ट करेंगे, क्योंकि वो लोग धरती के साथ साथ चांद को भी सौरमंडल से बाहर ले जाने वाले थे। फिर हम देखते हैं कि यूईजी चांद पर इंजन की टेस्टिंग के लिए बहुत से लोगों को एस्ट्रोनॉट बनने की ट्रेनिंग देती है और उन्हीं में से कुछ सोल्जर्स को बेस पर इकट्ठा किया जाता है, जिसमें हम लियो नाम के एक पायलट को देखते हैं। उनका बेस चारों तरफ से प्रोटेस्टर से घिरा होता है और पुलिस वाले उन्हें रोक रहे होते हैं कि तभी एक प्रोटेस्टर बेस के अंदर आकर हमला करने वाला होता है, लेकिन हान नाम की एक लड़की उसको मारकर नीचे गिरा देती है, जिसे देखकर लियो उससे बहुत इम्प्रेस होता है। इसके बाद उन सभी ट्रेनीज को एक एलिवेटर में बिठाकर स्पेस में भेज दिया जाता है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा एलिवेटर होता है, जिसकी स्पीड भी बहुत तेज होती है और इसी के कारण बहुत सारे ट्रेनीज सफर में ही बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद सभी ट्रेनीज को अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उन्हें फाइटिंग करना और फायर आर्म का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। इसके साथ साथ उन्हें बार बार एलिवेटर में भेजा जाता है ताकि उनकी बॉडी को जीरो ग्रेविटी टॉलरेट करने की आदत हो जाए। सभी ट्रेनीज के मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं और रोज एक्सरसाइज करवाई जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान लियो और हैन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। खैर, लियो ने तो हैन से दोस्ती कर ली, लेकिन मुझसे आपकी दोस्ती तभी होगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे हम लोग हर हफ्ते एक नई फिल्म के साथ एक दूसरे से मिल पाएंगे। चलिए कहानी पर वापस आते हैं। अच्छे दोस्त बनने के बाद एक दिन लियो हैन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। इसी सुबह न्यू ट्रेनीज का एक बैच वहां आता है। वो जाकर एलिवेटर में बैठ जाता है। तभी अचानक से बेस के सारे ड्रोन्स अपने आप उड़ने लगते हैं। चेक करने पर पता चलता है कि उनके बेस का सिस्टम किसी ने हैक कर लिया है। वहीं एलिवेटर भी अपने निर्धारित समय से पहले ही ऊपर जाने लगते हैं और हमें पता चलता है कि एलिवेटर के अंदर बैठे न्यू ट्रेनीज के बीच में कुछ आतंकवादी भी शामिल होते हैं, जो एलिवेटर के अंदर मौजूद सभी ट्रेनीज से उनकी आईडी चुरा लेते हैं और उनको उनकी चेयर पर लॉक करके सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। वहीं नीचे बेस पर वो सारे ड्रोन्स हमला करने लगते हैं और चारों तरफ तबाही मचा देते हैं। बेस के इंजीनियर्स उन ड्रोन्स को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी भी ड्रोन को रोक नहीं पाते। वो सभी ड्रोन्स एलिवेटर पर मिसाइल से हमला करते हैं, जिससे एक एलिवेटर ब्लास्ट होकर नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलिवेटर 2 में एक ट्रेनी उन आतंकवादियों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उस ट्रेनी को बहुत बुरी तरह मारते हैं। ये सब देखकर लियो अपने आप को रोक नहीं पाता और वो अपने चश्मे का इस्तेमाल करके गेट की लॉक स्क्रीन को धूप से जला देता है। गेट खुलते ही वो आगे जाकर आतंकवादियों से लड़ने लगता है और इसी लड़ाई के बीच एक आतंकवादी चोरी की हुई आईडी से एलिवेटर नंबर 9 को स्पेस स्टेशन तक पहुंचा देता है। वो एलिवेटर बहुत तेजी से स्पेस स्टेशन से जाकर टकराता है, जिससे स्पेस स्टेशन टूटकर धरती पर गिरने लगता है। इसी दौरान बेस पर इंजीनियर 550C नाम के क्वांटम कंप्यूटर से सिस्टम को ठीक कर लेते हैं और सारे ड्रोन्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं। वहीं एलिवेटर नंबर 2 में लियो अभी भी उस आतंकवादी से लड़ रहा होता है,
तभी हैन एक मैकेनिकल हैंड की मदद से खिड़की को तोड़कर बाहर आती है और उस आतंकवादी को मारने में ल्यू की मदद करती है। उनका एलिवेटर भी बहुत तेजी से नीचे गिर रहा होता है और तभी वो लोग देखते हैं कि उनका स्पेस स्टेशन भी टूटकर धरती पर गिर रहा है। स्पेस स्टेशन के नीचे गिरने से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसका असर उनके एलिवेटर पर भी होता है। उनके एलिवेटर की सारी खिड़कियां टूटकर बिखर जाती है, लेकिन इस हादसे में ल्यू और हैन की जान बच जाती है। फिर इस हादसे की खबर न्यूज पर दिखाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि इस हादसे में लगभग 3541 लोगों की जान जा चुकी है और 5000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब इस घटना को देखकर यूईजी के खिलाफ और भी ज्यादा लोग भड़क जाते हैं। सभी प्रोटेस्टर गवर्नमेंट से डीएलपी को वापस चालू करने की मांग करते हैं। फिर हम देखते हैं जाओ को, जो अमेरिकन एम्बेसडर से यूईजी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक और मौका मांगता है। इस घटना के कुछ हफ्तों बाद लोगों को क्रायोस्लिप में रखकर चांद पर भेजा जाता है ताकि वो लोग चांद पर जाकर यूईजी के प्रोजेक्ट्स के इंजन पर काम जारी रख सके। यहीं पर हम देखते हैं कंप्यूटर इंजीनियर को जिसका नाम हैंग्यू होता है। हैंग्यू क्रायोस्लिप से उठता है और सीधा जाकर 550A नाम के क्वांटम कंप्यूटर के जरिए अपनी बेटी याया से बात करता है जो कि मर चुकी है। फिर हमें पता चलता है कि हैंग्यू पहले डीएलपी के लिए काम करता था और अभी वो अपनी बेटी को कंप्यूटर के जरिए जिंदा रखना चाहता है, जिसके लिए उसको 550C AI कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। दरअसल 550C दुनिया का सबसे एडवांस AI कंप्यूटर है जो खुद सोच समझकर काम कर सकता है और इसी के लिए हैंग्यू चांद पर आया था। इसके बाद हैंग्यू जोजो से मिलता है जो कि एक कंप्यूटर रिसर्चर है और 550C का इंचार्ज भी। फिर जोजो हैंग्यू को बताता है कि उसको उनके साथ सिस्टम के ऑपरेशन पर काम करना होगा। ये बात सुनकर हैंग्यू बहुत खुश होता है और फिर वो दोनों मिलकर 550C का पहला टेस्ट बेस के हर एक सेक्टर को एक्टिवेट करके करते हैं। फिर जब तक 550C अपना काम कर रहा होता है तब तक जोजो हैंग्यू को उसके दिमाग की डिजिटल कॉपी देता है जिसे कंपनी ने जब्त कर लिया था क्योंकि यूईजी ने डीएलपी के प्रोजेक्ट पर बैन लगा दिया था। इसके बाद हैंग्यू 550A कंप्यूटर के जरिए अपनी बेटी याया से फिर से बात करता है और इस बार जोजो भी उससे बात करता है और हैंग्यू से पूछता है कि याया कितने दिनों से ऐसे बात कर रही है। फिर हम देखते हैं कि हैंग्यू उस दिन को याद करता है जब वो अपने परिवार के साथ कार में कहीं जा रहा था और अचानक से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी पत्नी वहीं पर मर जाती है और बेटी याया हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही होती है। अपनी बेटी के आखिरी समय में हैंग्यू उसके दिमाग को कंप्यूटर के जरिए जिंदा रखने के लिए डीएलपी के पास जाता है, लेकिन वो लोग उसकी मदद नहीं करते क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी तब तक तैयार नहीं हुई थी। लेकिन वहीं पर हैंग्यू की मुलाकात होती है जोजो से जो कि पहले डीएलपी में ही काम करता था। जोजो उस समय हैंग्यू पर एहसान करता है और उसकी बेटी याया के दिमाग को 550A नाम के AI कंप्यूटर में डाल देता है जिसके जरिए हैंग्यू अपनी बेटी से अभी तक बात कर रहा होता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हैंग्यू जोजो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बेटी याया के दिमाग को 550C में डालकर उसके दिमाग को हमेशा के लिए जिंदा कर दे, लेकिन जोजो इस काम के लिए हैंग्यू को मना कर देता है। इसी दौरान उनका सिस्टम वार्निंग देता है कि जल्दी ही वहाँ पर Z9 लेवल का सोलर स्टॉर्म आने वाला है। ये वार्निंग सुनते ही सभी लोग अपने बेस पर वापस आते हैं और सभी इंजन्स को बेस पर रखकर सोलर स्टॉर्म से बचा लेते हैं। लेकिन इस भागदौड़ में 550C AI बुरी तरह जल जाता है। अब उन लोगों के पास ज्यादा समय नहीं बचता क्योंकि उनको प्रोजेक्ट को अगले 3 दिनों में ही लॉन्च करना था, लेकिन बिना AI के प्रोजेक्ट का लॉन्च करना नामुमकिन था। लेकिन उसके बदले में वो जोजो से अपने आप को 550 AI मॉडल डेवलप करने वाली टीम में शामिल करने को कहता है। जोजो हैंग्यू की इस डील को मान लेता है और हैंग्यू 550A से अपनी बेटी याया की डिस्क को निकालकर उनको अपना AI दे देता है। फिर 3 दिन बाद उनकी टीम प्रोजेक्ट का पहला टेस्ट रन करती है जिसमें वो लोग कामयाब होते हैं और चांद अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक जाता है। बेस पर मौजूद पूरी टीम बहुत खुश होती है क्योंकि इस टेस्ट से ये साबित हो जाता है कि अगले 20 सालों में वो पूरी तरह से चांद को धरती से दूर कर देंगे। टीम की कामयाबी की ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और सब लोगों को मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट पर फिर से भरोसा होने लगता है। इसके कुछ महीनों बाद वो लोग इंजन का टेस्ट धरती पर करते हैं जिससे सारी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और लोगों को लगता है कि उनका टेस्ट फेल हो गया। लेकिन उसके कुछ देर बाद सबको धरती हिलती हुई महसूस होती है और स्क्रीन पर आसमान में जाती हुई लाइट्स नजर आती है। इस टेस्ट से यूईजी के वैज्ञानिक ये प्रूफ कर देते हैं कि वो लोग धरती को हिलाने में कामयाब रहे। ये खबर भी पूरी दुनिया में फैल जाती है और सब लोग जश्न मनाने लगते हैं।
फिर इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और यूईजी प्रोजेक्ट लगातार शक्तिशाली इंजन्स को बनाता है जो कि जल्दी ही धरती और चांद को सौरमंडल से दूर कर देगा। इसी के साथ मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट का नाम बदलकर द वंडरिंग अर्थ रख दिया जाता है। फिर ऐसे ही यूईजी हर साल एक नया टेस्ट करती है जिससे लोगों का इस प्रोजेक्ट पर भरोसा और ज्यादा बढ़ जाता है और इसी के साथ डीएलपी प्रोजेक्ट को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। फिर गवर्नमेंट बहुत सारी अंडरग्राउंड सिटीज बनाती है जिसके अंदर जाने के लिए लोगों को पास खरीदने पड़ते हैं। वहीं इस प्रोजेक्ट की वजह से हर साल धरती का रोटेशन धीमा होता जा रहा था जिससे एक दिन 24 घंटे की बजाय 60 घंटे का होने लगा था। इसके साथ साथ धरती पर इंटरनेट भी बंद हो चुका था। धरती पर अब बाढ़ और सोलर रेडिएशन जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी थी जिससे इंसानों में कैंसर की प्रॉब्लम भी बढ़ने लगी थी। फिर हम देखते हैं ल्यू और हैन को जो कि अब शादीशुदा होते हैं और उनका एक बेटा भी होता है, लेकिन वो दोनों परेशान होते हैं क्योंकि उनको अपने बेटे के लिए अंडरग्राउंड सिटी का पास नहीं मिला था। इसी दौरान हैन को भी कैंसर हो जाता है जिससे ल्यू और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर हम हैंग्यू को देखते हैं जो कि अब 550 एआई कंप्यूटर डेवलपमेंट टीम में काम करके अपनी बेटी याया के लिए एक नया एआई बनाता है जिसे वो 550W का नाम देता है। फिर हमें पता चलता है कि स्पेस स्टेशन को गिरे हुए पूरे 14 साल हो चुके हैं और अब ल्यू मेजर की पोस्ट पर आ चुका है। फिर एक दिन ल्यू को स्पेस में भेजने के लिए उसका इंटरव्यू लिया जाता है और उसका इंटरव्यू 550W एआई लेता है। वो बताता है कि ल्यू के स्किल्स काफी अच्छे हैं लेकिन ल्यू की जिंदगी में चल रही परेशानियों की वजह से उसको धरती पर रहकर अपने परिवार की देखरेख करनी चाहिए। इस पर ल्यू कहता है, मुझे अपने परिवार को अकेला छोड़कर जाने में दुख होगा लेकिन मुझे अपने बेटे को अंडरग्राउंड सिटी में भेजने के लिए पास की जरूरत है जिसके लिए मेरा बेस पर काम करना जरूरी है। वहीं पर हैंग्यू भी ल्यू के इंटरव्यू को सुन रहा होता है और उसकी बात सुनकर वो अपनी बेटी को याद करता है। इसके बाद 550W बताता है कि ल्यू की पत्नी अगले 65 दिन में मर जाएगी, इसलिए ल्यू को अपने बेटे के साथ उसके नाना को अंडरग्राउंड सिटी में भेजना चाहिए, ना कि उसकी पत्नी को। ये बात सुनकर ल्यू को थोड़ा गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से वो इंटरव्यू में फेल हो जाता है। फिर इस इंटरव्यू के बाद ल्यू सीधा अपनी पत्नी से मिलने हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर हैन उससे कहती है, ल्यू मैं आखिरी बार अपने होम टाउन को देखना चाहती हूँ, लेकिन मौसम की समस्याओं के कारण उसे होम टाउन ले जाना बहुत मुश्किल था। उधर हैंग्यू ल्यू की बातों से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो चोरी छुपे बेस में जाकर याया के दिमाग को 550W से जोड़ देता है और अपनी बेटी से बात करने लगता है। तभी जोजो भी गार्ड्स के साथ वहाँ आ जाता है और हैंग्यू को समझाने लगता है कि उसकी बेटी अब मर चुकी है और उसे अब इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन हैंग्यू जोजो की कोई बात नहीं सुनता और वो याया के दिमाग की डिजिटल कॉपी को 550W में पूरी तरह से अपलोड कर देता है, जिसके तुरंत बाद चांद के सिस्टम में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और सभी इंजन्स फेल होने लगते हैं। ये देखकर गार्ड्स हैंग्यू को पकड़ लेते हैं और जोजो 550W से याया की डिस्क को निकालकर एआई को बंद कर देता है। इसी दौरान ल्यू अपने एक दोस्त से जेट प्लेन उधार लेता है और अपनी पत्नी को लेकर उसके होम टाउन जाता है। फिर कुछ ही समय में वो लोग शंघाई सिटी पहुंच जाते हैं, लेकिन अब ये सिटी पहले जैसी नहीं रही। वहाँ पर चारों तरफ बर्फ जमी होती है और पूरा शहर बंजर हो चुका होता है। फिर दोनों वहाँ जाकर आसमान में देखकर एक दूसरे से बातें करते हैं। वहीं यूईजी के लोग हैंग्यू के द्वारा की गई प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं और नोटिस करते हैं कि ये उसी हैकिंग की तरह है जो 14 साल पहले 550C में हुई थी। इसलिए वो सब लोग 550W के सिस्टम को हैक करके ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग इस पर नाकामयाब होते हैं। तभी हम देखते हैं चांद पर लगे इंजन ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से चांद के टुकड़े धरती की तरफ आने लगते हैं। ये सब देखकर चाइना के एम्बेसडर जाओ सभी देशों के लीडर्स को एक इमरजेंसी अलर्ट भिजवा देते हैं क्योंकि सुनामी धीरे धीरे बढ़ रही थी जो कि जल्दी ही धरती से टकरा जाती है और इसी इमरजेंसी की वजह से ल्यू को भी वापस ड्यूटी पर बुला लिया जाता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट अंडरग्राउंड सिटीज को भी खोल देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। उधर ल्यू के मिशन पर जाने से पहले हैन की डेथ हो जाती है और ल्यू अपने बेटे को उसके नाना के साथ अंडरग्राउंड सिटी में भेज देता है। फिर हम जाओ को देखते हैं जो सभी देशों के लीडर से मदद मांगता है और कहता है कि उन्हें धरती पर मौजूद सभी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करके चांद पर अटैक करना होगा ताकि वो लोग चांद को धरती से टकराने से रोक सके। जाओ की इस बात को सभी देश मान लेते हैं और अपने अपने परमाणु हथियार को दे देते हैं। वहीं जो हैंग्यू से मिलने जेल में जाता है और उसे बताता है कि वो लोग धरती के इंजन को जल्द से जल्द शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें ग्लोबल इंटरनेट को फिर से चालू करना पड़ेगा और इस काम में उनको हैंग्यू की मदद चाहिए। लेकिन हैंग्यू जोजो की मदद करने से साफ साफ मना कर देता है। ये देखकर जोजो उसको याया की डिस्क दिखाकर ब्लैकमेल करता है और हैंग्यू को ना चाहते हुए भी जोजो की मदद करनी पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि परमाणु को चांद तक पहुंचाने के लिए ल्यू के साथ कई सारे पायलट्स को चुना जाता है और वहीं धरती पर ग्लोबल इंटरनेट को चालू करने के लिए 3 टीम बनाई जाती है। फिर ल्यू और बाकी सभी पायलट शटल में बैठकर चांद पर निकल जाते हैं।
हैं, लेकिन चांद की तरफ जाते हुए स्पेस में फैले हुए एस्ट्रॉइड उनके शटल से टकराने लगते हैं, जिससे कई सारे शटल क्रैश हो जाते हैं। फिर जैसे तैसे करके बचे हुए शटल चांद पर पहुंच जाते हैं और परमाणु बम को चांद पर लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी एक शटल क्रैश होकर ल्यू की शटल से टकराता है, जिससे ल्यू की शटल भी क्रैश होकर चांद की सतह पर गिर जाती है। इस क्रैश में बहुत से लोगों की जान चली जाती है और ल्यू के सूट के हेलमेट में क्रैक आ जाता है, जिससे उसका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। लेकिन तभी उसके एक साथी उसके हेलमेट पर टेप लगा देती है और फिर वो लोग बाकी परमाणु बम को पैदल जाकर लगाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन ल्यू नहीं चाहता था कि इस काम को करने में जवान लोग अपनी जान गंवाएं, इसलिए वो अपनी टीम को शटल के अंदर बंद करके अकेला ही उन बम को लगाने चला जाता है। वहीं धरती पर ग्लोबल इंटरनेट को फिर से चालू करने के लिए हैंगी और जोजो अपने एक साथी के साथ बेजिंग में सर्वर लोकेशन पर पहुँचते हैं, जहाँ पर एक हादसे में उनका साथी मारा जाता है और इसके बाद वो दोनों अकेले ही अपना काम शुरू कर देते हैं। इसी दौरान चांद में हुए ब्लास्ट से निकला हुआ मलबा धरती से टकराने लगता है, जिससे बिल्डिंग्स हिलने लगती है और पानी के अंदर काम कर रहे जोजो के पैरों पर एक बहुत बड़ा सा सर्वर ब्लॉक गिर जाता है और वो बुरी तरह से वहाँ पर फंस जाता है। जोजो हैंग्यू से मदद मांगता है, लेकिन हैंग्यू दूसरे कमरे में होता है और वो दरवाजे को नहीं खोल पाता। हैंग्यू अपने ड्रोन की मदद भी लेता है, लेकिन फिर भी वो दरवाजे को नहीं खोल पाता। उधर जोजो के कमरे में पानी भरने लगता है और वो हार मानकर हैंग्यू को पासवर्ड की दे देता है ताकि आगे का काम हैंग्यू पूरा कर सके और जोजो वहीं पर पानी में डूबकर मर जाता है। वहीं धरती पर चांद के टुकड़े लगातार गिरने लगते हैं, जिससे धरती पर तबाही मच जाती है। वहीं यूईजी में बैठे जाओ को बुरी खबर मिलती है कि उनके पास अब परमाणु बम को एक साथ ब्लास्ट करने का समय नहीं बचा है। ये खबर सुनकर जाओ मायूस होता है, लेकिन तभी उसका एक आदमी सॉल्यूशन बताता है कि अगर वो धरती से थोड़े और पायलट्स को चांद पर भेज दे तो परमाणुओं को मैन्युअली ब्लास्ट किया जा सकता है। इसका मतलब था कि सभी पायलट्स को अपनी जान देनी पड़ेगी। अब ये देखकर एक बूढ़ा पायलट आगे आता है और कहता है कि यंग लोग हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए उनकी जान ऐसे नहीं देनी चाहिए। उस पायलट की बात सुनकर सारे बूढ़े पायलट आगे आते हैं और इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद उन सारे पायलट्स को चांद पर भेज दिया जाता है और ल्यू उन सबको आता देखकर थोड़ा खुश होता है। दूसरी ओर यूईजी में पता चलता है कि टोक्यो और दिल्ली का सर्वर वापस आ चुका है, लेकिन बेजिंग का सर्वर अभी भी रिकवर नहीं हो पाया। इसके बाद हम हैंग्यू को देखते हैं जो बेजिंग में काम कर रहा होता है और उसके रूम में भी अब पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो की को सही कंप्यूटर से नहीं जोड़ पाता। इसी दौरान चांद पर सभी पायलट्स मिलकर परमाणुओं को ब्लास्ट करना शुरू कर देते हैं और ठीक उसी समय हैंग्यू अपने दिमाग के डिजिटल कॉपी को कंप्यूटर से जोड़ देता है और फिर अपनी बेटी याया के डिस्क को भी एक्टिव करता है और उसे वो पासवर्ड की दिखाकर इंटरनेट को अंदर से एक्टिव करने को कहता है, जिसके बाद हैंग्यू भी पानी में डूबकर मर जाता है। उधर चांद पर परमाणु ब्लास्ट होने की वजह से चांद के टुकड़े तेजी से धरती की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सब देखकर यूईजी में लोग जाओ से कहते हैं कि अभी बेजिंग का सर्वर चालू नहीं हुआ है और अगर हमने उसके बिना धरती के इंजन शुरू किए तो धरती भी ब्लास्ट हो जाएगी। इस पर जाओ कहते हैं हम चाइनीज कभी भी अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ते, जैसे ही समय होता है तुम लोग इंजन को शुरू कर दो। ये सुनकर यूईजी के लोग जाओ पर भड़क जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जाओ को बात समझ ही नहीं आ रही कि अगर उन्होंने ऐसे ही इंजन शुरू कर दिया तो धरती तबाह हो जाएगी। दरअसल जाओ अभी भी हिम्मत नहीं हारता और अपनी टीम पर पूरा भरोसा करता है। वहीं हम देखते हैं कि बेजिंग में हैंग्यू का दिमाग 550W के अंदर एक्टिवेट हो जाता है और वो अपनी बेटी से मिलता है। हैंग्यू अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है और वो कंप्यूटर के अंदर ही बेजिंग का इंटरनेट सर्वर चालू कर देता है। इसके बाद यूईजी में जाओ की बात मानकर एक आदमी धरती के सारे इंजन्स को शुरू कर देता है और उन इंजन की मदद से धरती मूव करने लगती है, जिससे हमारी धरती चांद से टकराने से बच जाती है। ये देखकर दुनिया के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और अपनी नई जिंदगी का जश्न मनाते हैं। वहाँ ल्यू शटल से अपनी धरती को हिलते हुए देख रहा होता है और वहीं से ही वो अपने बेटे के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है। दूसरी ओर हैंग्यू और याया के दिमाग का बैकअप 550W में एक साथ मिक्स हो जाता है। इन सब के बाद हम देखते हैं कि पूरे 7 साल बीत जाते हैं और धरती पर अब फिर से 24 घंटे की साइकिल शुरू हो जाती है। जाओ अब रिटायर हो चुके हैं और उनकी असिस्टेंट्स ने उनकी जगह ले ली है। अब सब कुछ नॉर्मल होने लगता है और वो लोग अपने प्लान का सेकंड फेज शुरू करते हैं, जिसमें वो लोग अगले 10 साल के अंदर जुपिटर के पास से होते हुए सौर मंडल से धरती को बाहर ले जाएंगे। इसी के साथ हम लास्ट में देखते हैं कि इंजन्स की देखभाल करने के लिए एक स्पेस स्टेशन बनाया जाता है, जिसका इंचार्ज ल्यू होता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इस फिल्म को एक्सप्लेन करना आसान नहीं था, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि आप लोगों को इसकी कहानी अच्छे से समझ आ जाए।